हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के कुछ मेजर टॉपिक्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेपर में हेल्पफुल होने वाले हैं। आपके मेजर टॉपिक्स में अगर हम बात करते हैं तो मेजर टॉपिक्स में आपका शीत युद्ध सबसे पहले नंबर पे आता है। तो इस क्लास में हम शीत युद्ध को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। शीत युद्ध दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। दो देश कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यूएसए और हमारे यूएसएसआर। अब शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं है, रक्त रंजित युद्ध नहीं है, एक संघर्ष है, एक तनाव है जो दो देशों के बीच बना रहता है। सबसे पहले तो शीत युद्ध दो देशों के बीच हुआ, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है। अब शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हो गया था। अब शीत युद्ध हुआ क्यों? क्यों मनमुटाव की स्थिति बन गई इन दो देशों के बीच? बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट थी। आइडियोलॉजी डिफरेंट होने की वजह से इनके बीच इश्यूज क्रिएट हो गए और इनके बीच कंपटीशन क्रिएट हो गया। कंपटीशन क्रिएट किस चीज का? अपने आप को ऊपर स्टैंड रखने का। यूएसए अपने आप को ऊपर स्टैंड रखना चाहता था, यूएसएसआर अपने आप को स्टैंड रखना चाहता था। इन दोनों की आइडियोलॉजी कौन कौन सी थी? यूएसए की आइडियोलॉजी थी पूंजीवादी और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी साम्यवादी। ये दो आइडियोलॉजी इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है और यही कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण थी। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझता था और ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मानता था। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा। बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट एक कंपटीशन का रूप लेके चला गया। बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच कंपटीशन रहा परमाणु हथियार का, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को। अगर हम इसमें बात करते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था कैसी थी, यूएसएसआर, इसको हम पहली दुनिया के नाम से जानते हैं। यूएसए को हम पहली दुनिया के नाम से जानते हैं और साम्यवादी व्यवस्था जो हमारी ये थी इसको हम दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि पहली दुनिया दूसरी दुनिया क्या है? पहली दुनिया यूएसए थी, दूसरी दुनिया हमारी यूएसएसआर थी। ठीक है। अब भारत कौन सी दुनिया में था? अब भारत ने सोचा भाई ये लोग शीत युद्ध कर रहे हैं, अगर मैं यूएसए का साथ देता हूँ तो यूएसएसआर मेरे से सामने कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। अगर मैं यूएसएसआर का साथ देता हूँ तो यूएसए का सामना मुझे करना पड़ेगा। तो बेहतर ये होगा मैं बीच का रास्ता अपना लूँ और इन दोनों के सामने से पतली गली से निकल जाऊं। उसने फिर बीच का रास्ता अपनाया, इसलिए इंडिया को हम तीसरी दुनिया कहते हैं। जो हमारी इंडिया है वो तीसरी दुनिया के नाम से जानी जाती है। इसने ये सब तो आप जानते ही होंगे, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ना तो पूरी तरीके से भारत पूंजीवादी है और ना ही पूरी तरीके से भारत साम्यवादी है। उसने थोड़े थोड़े गुण दोनों तरफ से ले लिए। थोड़े गुण कहा भी पूंजीवादी हमें दे दो, थोड़े से गुण साम्यवादी से लिए, दोनों को मिला के बना दी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बात अगर हम शीत युद्ध की कर रहे हैं तो शीत युद्ध दोनों के बीच हो गया। शीत युद्ध होने के बाद 1991 में 25 दिसंबर 1991 में विघटन हो गया। किसका विघटन हो गया? यूएसएसआर का। चाहे दोनों कितना भी कंपटीशन कर रहे हैं लेकिन यूएसए के आगे यूएसएसआर का टिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अर्थव्यवस्था का ढांचा भी चरमराने लगा था। जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, इसकी वजह से इसका विघटन हो गया। और विघटन होने का प्रमुख कारण माना जाता है वहाँ के राष्ट्रपति, जो कि वहाँ के अंतिम नेता कहलाए जाते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव एक विघटन का प्रमुख कारण बनता है। विघटन का प्रमुख कारण मिखाइल गोर्बाचेव की दो नीतियां। कौन सी दो नीतियां थी? वो दो नीतियां थी आपकी, एक खुलेपन की नीति और दूसरी नीति पुनर्रचना।
खुलेपन की नीति और पुनः रचना, ये दो नीतियाँ मिखाइल गोर्बाचेव लेकर आए। इन्होंने सोचा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यूएसएसआर एक स्टेबिलिटी लेकर आ जाएगा, बट उसका उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, जिसकी वजह से विघटन होने का प्रमुख कारण मिखाइल गोर्बाचेव को दिया जाता है। अगर हम यूएसएसआर के ढांचे की बात करें तो यूएसएसआर का ढांचा विघटन होने से पहले काफ़ी उन्नत संचार प्रणाली थी, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर, और सबको रोजगार भी प्राप्त था। लेकिन कंपटीशन के चलते इसने अपनी अर्थव्यवस्था को डिग्रेशन में ला दिया और फाइनली इसका विघटन हो गया। विघटन होने के बाद जो यूएसएसआर है ये 15 गणराज्य में बट गया था, जिसको हम CIS भी कहते हैं। ठीक है, तो 15 गणराज्य CIS क्यों कहते हैं? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट। इन 15 देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था, मुक्त सेवा, वस्तु और सेवाओं का व्यापार और आइडियोलॉजी एक्सचेंज होना, सब चीज़ों का मतलब सब कुछ मुक्त, श्रम, ये अपने 15 गणराज्य मिलके करते हैं, एकता स्थापित करते हैं, बंधुत्व स्थापित करते हैं। तो ये था आपका इसके अंदर। अब इसमें एक मेजर टॉपिक इसी चैप्टर में है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का जो मॉडल है, अगर हम बात करें शॉक थेरेपी को अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मॉडल देने वाले कौन थे? इसका मॉडल दिया है IMF ने और तुम्हारे विश्व बैंक ने। IMF की फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों ने शॉक थेरेपी का मॉडल दिया है। शॉक थेरेपी था क्या? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर साम्यवादी व्यवस्था से कष्टप्रद तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाना, जिस मॉडल को करने वाले थे IMF और विश्व बैंक। ठीक है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो फर्स्ट चैप्टर से हमारे यही 2-3 टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना ओवरव्यू का, तो आप छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको कैप्चर कर सके अपने माइंड के अंदर। अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक है आपका जातीय संघर्ष, जो कि आपका जातीय संघर्ष कहाँ पे चला था? आपका श्रीलंका में। उन दिनों श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था। जातीय संघर्ष है क्या? क्या कॉन्फ्लिक्ट है? जातीय संघर्ष एक कॉन्फ्लिक्ट है जो श्रीलंका के अंदर ही हुआ, लेकिन 2 जातियों के बीच हुआ। वो 2 जातियां थी, एक आपकी सिंगली, एक आपकी तमिल। अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों? वहां पे यूएसए और यूएसएसआर का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो हुआ था उनकी आइडियोलॉजी की वजह से। दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी और दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं ज़्यादा हूँ, तू कम है, मैं कम हूँ। इस तरीके से दोनों के बीच झगड़े चल रहे थे। बट यहाँ पर सिंगली और तमिल के बीच क्या हुआ? क्योंकि सिंगली जो थे ना श्रीलंका के, वो थे 74%, 74। जो तमिल थे वो आपके थे 18%। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि ये 74 है, ये 18 है। संख्या के आधार पर तमिलियों की संख्या थी कम और सिंगलियों की थी ज़्यादा। तो सिंगलियों ने क्या करा ना, सिंगलियों ने प्रभुत्व जमा लिया, अपना दबदबा कायम कर लिया। सिंगलियों ने बोला कि तमिल तो कम है, हम अपनी पावर को चलाएंगे। अपनी पावर चलाने के लिए उन्होंने 1956 में एक कानून पारित कर दिया। उस कानून के अंतर्गत उसने ये पॉलिसी चला दी कि चाहे विश्वविद्यालय में एडमिशन हो, चाहे आपके स्कूल्स में एडमिशन हो, चाहे आपके गवर्नमेंट प्लेसेस पे एडमिशन हो, कहीं पर भी एडमिशन हो, वो सारे एडमिशन की फर्स्ट प्रायोरिटी पहले सिंगलियों को दी जाएगी।
ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहले 1956 में ये कानून भी चला दिया गया कि जो राजभाषा है उस राजभाषा का प्रथम राजभाषा किसको बनाया जाएगा, सिंगली को बनाया जाएगा। यानी सिंगली को प्रथम प्रायोरिटी दी गई, राजभाषा सिंगलियों की सिंगली बना दी गई। विश्वविद्यालय में एडमिशन, स्कूलों में एडमिशन, सरकारी नौकरियों में आरक्षण सिंगलियों को मिला। इससे तमिलों का विरोध जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तमिलों ने सोचा हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमें तो प्रायोरिटी दी नहीं जा रही है, हर चीज़ में सिंगलियों को ही पूछा जा रहा है। इसके चलते अब तमिलों ने कर लिया उग्रवादी संगठन जारी, उग्रवादी संगठन बनाया। उस उग्रवादी संगठन का नाम है लिट्टे। ठीक है, लिट्टे उग्रवादी संगठन है जिसकी फुल फॉर्म भी है लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। ठीक है, फुल फॉर्म एक नंबर में पूछी जा चुकी है पहले भी, लिट्टे की लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो इसको याद रख लेना तुम लोग। अब ये जो तमिल का संगठन बना ये कब बना था, 1983 में। जो तमिलों ने संगठन बनाया 1983 में बना। इन्होंने इतना उग्रवादी रूप धारण कर लिया था जिससे सिर्फ श्रीलंका में ही प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही थी, सारे मतलब देशों में प्रॉब्लम फेस हो रही थी, उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ रहा था। ये तो आप सभी जानते हो, कोई भी वॉर होती है, कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वह यूएस और यूएसएसआर का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे हम श्रीलंका का कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, चाहे अभी जो अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हर कॉन्फ्लिक्ट का हर जाना सबको भुगतना पड़ता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, महंगाई आ जाती है, ठीक है, चीज़ें महंगी होने लगती हैं, और भी कई चीज़ों की कमी आने लगती है, आयात निर्यात में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं, इतने 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इतना सब बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो अगर हम बात करते हैं तो जातीय संघर्ष का फर्क भी सब देशों में पड़ा। भारत निकल कर सामने आया मदद करने के लिए। भारत ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं इन लोगों से, श्रीलंका वालों से। तो श्रीलंका वालों से बात करने के लिए उसने शांति सेना स्थापित करने के उद्देश्य से शांति सेना भेजी। शांति सेना भेजी गई 1987 में, जो कि भारत की थी। ध्यान से देखिएगा, शांति सेना कब भेजी गई, 1987 में भेजी गई है भारत से, शांति सेना स्थापित करने के उद्देश्य से। बट जैसा कि मैं आपको बता दूं इस बारे में कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या सोचा था कि भाई उसकी जो दो नीतियां हैं, खुलेपन की नीति और आपकी पुनर्रचना, ग्लासनोस्ट और पेरोस्ट्राइका भी कहते हैं इसको, ये नाम भी याद रखना, ग्लासनोस्ट पेरोस्ट्राइका, क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। तो दो नीतियां, ये नाम चेंज करके भी आ सकती हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा था कि वो नीतियां उसके लिए फुलफिल हो जाएंगी, उसके लिए स्टेबिलिटी ला देंगी और अच्छा कर देंगी उसके लिए, बट हुआ उसका उल्टा। सेम दिस प्रोसेस पे भी उल्टा ही हुआ। शांति सेना गई तो थी वहां पे शांति स्थापित करने के लिए, पर शांति सेना स्थापित नहीं हो पाई और वो वापस बुला ली गई 1989 में। 1989 में वापस बुलाने के बाद भी आज अगर हम बात करें तो ये लिट्टे का जो संगठन है वो अब 2009 में फाइनली समाप्त हो गया। लेकिन आज भी श्रीलंका और भारत के बीच क्या है, इस चीज को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद है। श्रीलंका जो है वो भारत पे इल्जाम लगाते हैं, भारत के लिए ये बोलते हैं कि भारत ने हमारी आर्थिक गतिविधि, जो अंदर की गुप्त गतिविधि थी जिसे हम खुद सुलझा सकते थे, उसमें हस्तक्षेप किया। इधर भारतीय लोग श्रीलंका को बोलते हैं कि हमने आपकी मदद करी और आपने हमारी बात ही नहीं मानी, हमने तो आपके लिए मदद करनी चाहिए। तो दोनों के बीच इस बात को लेके मनमुटाव रहता है। बाकी श्रीलंका से भारत का इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं, ठीक है। अगर ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया है, इसमें कोई अगर इशू है तो बताइए, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। शीत युद्ध वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई हो, यूएस और यूएसएसआर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, अगर जातीय संघर्ष में कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं साइड हो जाती हूँ, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आपके लिए एक ओवरव्यू रहेगा।
अगर आपके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एक नेक्स्ट टॉपिक आपका बांग्लादेश पे भी बनता है। बांग्लादेश, जो कि पहले बांग्लादेश नहीं था। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसके हिस्ट्री में बात करें तो ये एक पाकिस्तान के दो भाग थे पहले। ये आपका पाकिस्तान हो गया, इसके दो भाग, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक आपका पश्चिमी पाकिस्तान। अब हर जगह दो दो चीजें हैं। मिखाइल गोर्बाचेव वाली स्थिति में भी वहाँ यूएसए और यूएसएसआर था। जातीय संघर्ष में भी सिंघली और तमिल थे। यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान पे दबदबा कायम कर रहे थे क्योंकि इनका प्रभुत्व, इनकी पावर ज़्यादा थी। अब इनकी पावर ज़्यादा होने के कारण ये पूर्वी पाकिस्तान वालों पे क्या बोल रहे थे, ये लोग उर्दू भाषा बोलते थे, इनकी उर्दू भाषा थी और इनकी असमी और बांग्ला भाषा थी। अब इन लोगों ने बोला कि हम उर्दू भाषा बोलते हैं, आप भी हमारी तरह उर्दू भाषा बोलो। लेकिन क्या पॉसिबल है? कोई अपने कल्चर को खो देगा, कोई अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को खो देगा? इन लोगों ने बोला हम तो भाई शुरू से असमी बांग्ला बोलते आए हैं, हम तो यही बोलेंगे। इस चीज़ का दोनों में विरोध हुआ, लेकिन पावर पश्चिमी पाकिस्तान की ज़्यादा थी, इसके चलते इनको दबना पड़ा। कई सारे लोग शरणार्थी बनकर आ गए। कहाँ पर आ गए? भारत में। अब शरणार्थी बन के भारत में आ गए तो भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि जब भी शरणार्थियों की समस्या आती तो भारत को भाई उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, मतलब अगर शिक्षा तो चलो बाद में आती है, एक मनुष्य की, एक ह्यूमन बींग्स की 3 मौलिक आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। भाई रोटी, कपड़ा, मकान तो करना ही पड़ेगा, इनके रहने का आवास करना पड़ेगा, इनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब ये समस्याएं आ गई, भारत ने आके पाकिस्तान से बात की कि भाई ऐसा है कि उनकी जो भाषा है उनको बोलने दी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने बात नहीं मानी। भाई शुरू से ही पता है, लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, पाकिस्तान कहाँ मानने वाला था बातों से। फिर आखिर में भारत ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के खिलाफ। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1971 का भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। शरणार्थी की समस्या भारत में आ गई थी। भारत ने जाके पाकिस्तान से बात करी, पाकिस्तान ने नहीं मानी। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया। फिर 1971 के युद्ध के बाद ही जो पूर्वी पाकिस्तान था वो टूट के क्या बन गया? हमारा बांग्लादेश। ये थी बांग्लादेश की हिस्ट्री। तो आपको अगर समझ आ गया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ आया है तो सेम दिस प्रोसेस पे कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा कि भाई मैम ये टॉपिक आपने नहीं क्लियर हुआ है, तो मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगी। वैसे मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एक छोटा सा ओवरव्यू माइंड में फिट हो जाए।